स्टाफिंग, स्टाफिंग आप सबने पढ़ाई है, ठीक है। तो स्टाफिंग जो है हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस का, इट इज वन ऑफ द 5 प्रोसेसेस। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, देन ऑर्गेनाइजिंग हमने कंप्लीट किया इन द लास्ट क्लास, जिसमें हमने लास्ट क्लास में तो हमने कम्युनिकेशन कंप्लीट किया था। देन टुडे वी विल डिस्कस स्टाफिंग। आज हम लोग स्टाफिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। आप सबके सामने मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूं। सो हियर इज द क्लास। चलिए, अब सबसे पहले हम स्टाफिंग की मीनिंग हम सबको पता ही है, मैं आप एक बार फटाफट आपके सामने लिख रहा हूं। स्टाफिंग इज बेसिकली द प्रोसेस वेयर वी हैव टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले क्या करते हैं हम, रिक्रूटमेंट करते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले रिक्रूटमेंट, इसके बाद होता है सिलेक्शन, एंड अगर जिस भी बंदे को हम सेलेक्ट करते हैं उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और उसको ट्रेन करने के बाद फिर हम उसका प्रमोशन करते हैं। इस प्रमोशन को या तो प्रमोशन करते हैं या तो प्रमोशन नहीं करते हैं। तो बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस को अप्रेज करना कि उस पर्सन ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, राइट। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट समझते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इट इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इट इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग large number of कैंडिडेट्स। अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन हम इनवाइट करना चाहते हैं ताकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट है, ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस वी विल स्टार्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब वहां पे जो भी योग्य है, मान लीजिए आपने क्राइटेरिया रखा है कि कम से कम वो एमबीए किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। सो दैट पर्सन शुड बी एमबीए। मान लीजिए एक पोस्ट के लिए आपके कंपनी में 15% ने अप्लाई किया, तो 15% आर अप्लाइंग फॉर वन पोस्ट। तो इसमें क्या करोगे आप, सिलेक्शन प्रोसेस करोगे। इन द सिलेक्शन प्रोसेस आप क्या करते हो, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले उनके कुछ एग्जाम्स लेते हो। तो इसका भी एक प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। सबसे पहले आप उनके एप्लीकेशन को रिसीव करते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हो, फिर उनको एक ब्लैंक फॉर्म देते हो। उस ब्लैंक फॉर्म में वो अपना पूरा डिटेल लिखते हैं। फिर आप क्या करते हो, उनका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हो। इसको हम थोड़ा डिटेल में अभी नीचे देखेंगे। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हो, फिर क्या करते हो, फिर उनका टेस्ट लेते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह लेते हो, एप्टीट्यूड टेस्ट एक्सेट्रा। एंड फाइनली क्या होता है, देन हम लोग उनका फाइनल इंटरव्यू लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। आप सबने भी कुछ जॉब्स के लिए अगर इंटरव्यूज दिए होंगे तो आप मेरी बात से बहुत हद तक एग्री कर रहे होंगे। फिर जो भी बंदा हमने सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन प्रोसेस में जिनको भी हमने सेलेक्ट कर लिया, उनको फिर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भेजते हैं। उनको ट्रेनिंग पे भेजते हैं और उनका डेवलपमेंट करते हैं। एंड फाइनली अगर उस पर्सन का काम हमें पसंद आता है, तो फाइनली उस पर्सन का हम प्रमोशन करते हैं। फाइनली उस पर्सन का हम उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे या तो प्रमोशन करते हैं या तो प्रमोशन नहीं करते हैं। वो डिपेंड करता है उसका परफॉर्मेंस कैसा था। ये पूरा प्रोसेस होता है स्टाफिंग का। ये जो हमने देखा, दिस इज ऑल अबाउट स्टाफिंग। इसी को थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक है, आज ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम दोबारा से आते हैं
नीड फॉर रिक्रूटमेंट, भाई रिक्रूटमेंट की जरूरत क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि व्हाई डू वी नीड रिक्रूटमेंट, हमें अपनी कंपनी में रिक्रूटमेंट की आवश्यकता क्यों होती है? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, बिकॉज आपकी कंपनी में सब कुछ वैकेंसीज हैं। इफ देयर इज सम वैकेंसी, आपके पास पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, मान लीजिए आपकी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट खाली पड़ी है, जिनको ऑडिटिंग के लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, ऑडिटिंग प्लस अकाउंटिंग के लिए एंड टैक्सेशन के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है, ठीक है? तो अभी ये पोस्ट वैकेंट तो नहीं, वैकेंट तो आप छोड़ोगे नहीं ना अपनी कंपनी में, इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए आप उनका रिक्रूटमेंट करोगे, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन। रिक्रूटमेंट का पहला लाइन अगर हम एक शब्द में बोलना चाहे, सो रिक्रूटमेंट मींस एप्लीकेशन इनवाइट करना, इनवाइटिंग एप्लीकेशंस। इनवाइटिंग एप्लीकेशन इज बेसिकली रिक्रूटमेंट, एप्लीकेशंस को इनवाइट करना ही रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है? चलो अब हम आते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिक्रूटमेंट की मीनिंग समझने के बाद ये जो मैं अगला टॉपिक कराने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एप्लीकेशन इनवाइट करने के बाद हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं सोर्सेज, और आप सबको पता होगा, मुझे पता ये टॉपिक आपको पता होगा कि व्हाट आर द सोर्सेज। तो दो तरह के सोर्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के देयर आर टू सोर्सेज, देयर आर टू सोर्सेज, internal source and external source. Internal source of recruitment and external source of recruitment. Internal source में क्या आएगा and external source में क्या आएगा, हम देखेंगे एक एक करके। तो basically two broad classification is there. इंटरनल सोर्स में एज द नेम इटसेल्फ सेज द मीनिंग, नाम से ही अर्थ पता चल रहा है। इंटरनल सोर्स में अगर आप कंपनी के अंदर से ही उस वैकेंसी को फुलफिल कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि कोई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली है, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली है जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो सुपरवाइजर है पिछले 10 सालों से आपकी कंपनी में काम कर रहा है, and he is very honest and very hard working and very talented person, तो इसको आप मौका दे सकते हो कि भाई ये जो है इस पोस्ट के लिए बड़ा सूटेबल कैंडिडेट है, he has been working in our organization for the last 10 years, पिछले 10 सालों से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत टैलेंटेड पर्सन है। तो सीधा आप इनको सुपरवाइजर से आप 10 सालों का काम देखते हुए मैनेजर बना सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर बना सकते हो। तो ये हो गया कंपनी के इंटरनल सोर्स से, कंपनी के अंदर से ही, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जब हम इंटरनली किसी वैकेंसी को फिल करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको नाम से समझ में आ गया होगा। जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स की, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हो जाएंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल सोर्स, देयर आर मेनी क्लासिफिकेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, बहुत सारे इसमें आपके टाइप्स हो जाएंगे। तो इसको देखिएगा, पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कितनी बार हम इसको कैंपस प्लेसमेंट भी बोल देते हैं, दोनों काफी हद तक सिमिलर टर्म है। क्या हुआ भाई, कंपनी में मान लो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट वैकेंट है, क्या हुआ, हमारी जो कंपनी है, मान लो टाटा या फिर रिलायंस, जो भी कंपनी है, वो कंपनी सीधे चली गई दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में। ये कंपनी सीधे चली गई आईआईएम्स के किसी अच्छे से एमबीए कॉलेज में, लाइक आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर। ये कंपनी सीधे चली गई किसी बढ़िया से इंस्टीट्यूट में, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, लाइक आईआईएम, लाइक आईपी यूनिवर्सिटी, like Symbiosis University. So these are some of the, like, you know, XLRI Jamshedpur. So these are the premium institutions of management. IIM Ahmedabad, IIM कोलकाता, DU का FMS, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बॉडी है FMS, जो MBA वहां का बहुत फेमस है, बहुत अच्छा पैकेज देती है।
तो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस। यहाँ सीधे कंपनी चली गई कि भाई इन कंपनी में जाएंगे तो हमें अच्छे टैलेंटेड लोग मिल ही जाएंगे। तो पहला टाइप क्या हो गया? द वेरी फर्स्ट टाइप इज कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। पॉइंट नंबर सेकंड पे आ रहे हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, दूसरा है आपका रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्री गेट। रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्री गेट, ये थोड़ा सा आपको पता होगा पहले से। अगर आपने कभी किसी इंडस्ट्रियल एरिया में कभी आपने कभी ट्रेवल किया, जैसे जिस एरिया में मैं रहता हूं वो बेसिकली एक इंडस्ट्रियल एरिया है, गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया। तो यहाँ पे ना हमारे यहाँ हजारों कंपनियां हैं। तो इनमें क्या होता है, कंपनी के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, नोटिस बोर्ड। इस नोटिस बोर्ड पे लिखे ऐसा लिखा हुआ होता है, आवश्यकता है। हिंदी में भी लिखा होता है और इंग्लिश में भी कितनी बार लिखा होता है, आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? दो मजदूरों की 5 बेल्डर्स की, बेल्डर जो बेल्डिंग का काम करते हैं, इस तरीके से कुछ इस तरह से लिखे, यानी कंपनी के गेट पे रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्री गेट, फैक्ट्री के गेट पे आपको ये इश्तेहार या फिर उनके नोटिस बोर्ड पे मिल जाएगा ये कि 2 मजदूर हमारे कंपनी में चाहिए या फिर 5 बिल्डर्स चाहिए, सॉरी बेल्डिंग करने वाले लोग चाहिए, इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो काम होता है ना, ये अनस्किल्ड के लिए होता है। अनस्किल्ड मीन इसके लिए बहुत ज्यादा स्किल नहीं चाहिए होता है। इससे जो लेबर्स होते हैं, जो ये जो मैंने मजदूर बोला है बेसिकली लेबर्स, तो इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए। इसके लिए बस थोड़ा सा आपके शरीर में जान होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ सामान उठाना पड़ेगा, कुछ सामान आपको यहाँ से वहां रखना पड़ेगा, कुछ 50 किलो 40 किलो का कट्टे होते हैं, उनको आपको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना होगा। तो ये आपका होता है दूसरा फैक्ट्री गेट के से सीधा सीधा रिक्रूटमेंट हो जाए। हम आते हैं थर्ड टाइप पे। टाइप नंबर 3, दिस इज रिक्रूटमेंट थ्रू एडवर्टीजमेंट। थ्रू एडवर्टीजमेंट आपने क्या किया, मान लो आपकी कंपनी में कुछ वैकेंसी है, आपने क्या किया, अपने जो आपके एरिया में जो भी नेशनल या फिर लोकल न्यूज़पेपर्स है, उन न्यूज़पेपर्स में आपने ऐड करा दिया, या कभी कभी टेलीविजन वगैरह पर भी, बट न्यूज़पेपर इज द बेस्ट मीडियम टू एडवर्टाइज फॉर फॉर सम ऑफ द जॉब्स। आप देखते हो कितनी बार किसी स्कूल में वैकेंसी है टीचर की या कॉलेज में, तो न्यूज़पेपर में भी आता है जॉब्स क्लासिफाइड या फिर नॉन क्लासिफाइड वाले कॉलम में, या एडवर्टीजमेंट वाले कॉलम पे आप देख सकते हैं। सो थ्रू एडवर्टीजमेंट, ये तो हम सबको ऑलरेडी पता है। उसके बाद हम और लिख सकते हैं थ्रू एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। आपको पता है कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जिनका काम ही क्या होता है, ये बेसिकली इंटरमीडिएट या थर्ड पार्टी होती है। प्लेसमेंट एजेंसीज ये क्या होती है, थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी का मतलब एक बार पहले समझिएगा आप लोग, थर्ड पार्टी का मतलब क्या है। देखो एक साइड यहां पे है मिस्टर एक्स, यहां पे है एक कंपनी, दिस इज कंपनी और ऑफिस, और ये बीच में कहीं क्या है, ये बीच में मान लीजिए प्लेसमेंट एजेंसी है। ये बीच में क्या है, प्लेसमेंट एजेंसी। तो प्लेसमेंट एजेंसी के पास मान लीजिए जो भी बंदा बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, वो अपने आप को जाके यहाँ पे कुछ मामूली सी फीस देके, अगर ये प्राइवेट है तो, क्योंकि ये प्राइवेट भी होती है प्लेसमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट भी होती है, तो गवर्नमेंट में तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पे, और अगर प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी है तो आप थोड़ा एक छोटी मोटी नॉमिनल फीस देके आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराओगे। मान लो कि मैं अगर टीचिंग फील्ड में हूँ, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और एज ऑफ नाउ देखो हमारी जॉब है भी नहीं, जो भी कॉन्टेक्चुअल जॉब पे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर इग्नू में, फिलहाल मैं इग्नू में पढ़ाता हूँ, लेकिन वो भी वीकली क्लास है, जैसे आप लोग की क्लासेस में लेता था। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, तो मैंने क्या किया, अगर मैं किसी प्लेसमेंट एजेंसी में चला गया और वहां मैंने बोला कि अगर इस तरह की प्रोफाइल की जॉब आपके पास आए, स्कूल या कॉलेज टीचर की, स्पेशली कॉलेज टीचर की, तो वो आप, मैंने यहाँ पे अपने आप को जाके अपनी पूरी डिटेल के साथ, अपने रिज्यूमे के साथ यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया। अब इनके पास कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट या कंपनी मतलब
इनसे टाइप करेगा कि भाई हमें इस तरह के चाहिए। मान लो कंपनी में एक मैनेजर की जरूरत है, तो वो सीधा जाके प्लेसमेंट एजेंसी से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट एजेंसी के पास हजारों बंदे आते हैं और अपने अपना कोई मान लो कोई फाइनेंस है, कोई मार्केटिंग से है, कोई कॉर्पोरेट से है, कोई टीचिंग फील्ड से है, कोई अलग अलग कोई साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट मीन्स सम ऑफ द इंस्टीट्यूट से उसने कोई साइंटिफिक कोर्स कर रखा है। सो यहाँ पे ये एक इंटरमीडियरी के काम कर रहा है। यहाँ पे आम लोग हमारे आपके जैसे जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, और कंपनी इनसे डेटा लेती है कि भाई आपके पास कोई अगर सूटेबल कैंडिडेट्स हो तो आप हमें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको अवेयरनेस है, बट स्टिल आई एम रिवाइजिंग इट फॉर योर रिमाइंड पर्पस and for your preparation purpose obviously। एंड एक पॉइंट होता है जो कि बहुत फेमस है, रिकमेंडेशन फ्रॉम, उस जॉब रिकमेंडेशन से भी तो मिल जाती है, और ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है, रिकमेंडेशन थ्रू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। तो नए बंदों को जल्दी जॉब इसलिए भी नहीं मिल पाती है क्योंकि जान पहचान वालों को कितनी बार हम जॉब, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं किसी एक कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं किसी एक कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ या किसी यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ, और मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे पढ़ा हुआ, उसने भी कल को नेट क्वालिफाई कर लिया, उसने भी एमकॉम प्लस नेट क्वालिफाई कर लिया, और अगर वो मेरे टच में है या फिर मुझसे कंसल्ट करता है कि सर आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने बताया यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने पूछा कि सर अगर कोई वैकेंसी हो तो प्लीज बताना मुझे, तो मेरे कॉलेज में एक वैकेंसी निकली, तो मैं सीधा जो है आप लोगों में से जो भी इस फील्ड में होगा उनको कॉल करूंगा कि देखो हमारे कॉलेज में एक वैकेंसी है, आप चाह के एक बार आके यहाँ पे इंटरव्यू दे लो। तो इसमें क्या हो रहा है कि रिकमेंडेशन इसी तरीके से कंपनीज में होता है। आप एमबीए कर भी लोगे ना अगर किसी छोटे मोटे कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, तो आपको जल्दी जॉब नहीं लगेगी, और आपको लगेगी भी तो 15-20 हजार की जॉब करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आपके जान पहचान के कोई आपके सीनियर कोई पर्सन से आपकी पहचान है, आपके भैया हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में है कोई, या आपके पेरेंट्स के फ्रेंड सर्कल में, तो अगर वो किसी अच्छी कंपनी, मान लीजिए कोई बंदा जेनटेक में, जैसे मेरा एक फ्रेंड जेनटेक में जॉब करता है, इसी तरीके से कोई पर्सन जो है बढ़िया से किसी टाटा की किसी अच्छे ब्रांच में जॉब कर रहे हैं, तो अगर इनमें हमारे ऑलरेडी कोई पहचान के जॉब कर रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी एमबीए कर चुके हैं और हमारे पास वो क्वालिफिकेशन है, वो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो हमारे पास पर्सनैलिटी है, तो जरूर हम लोग जो हमारे पहचान के लोग होंगे, रिकमेंडेशन वाले लोग होंगे, वो हमारे लिए रिकमेंड करेंगे। तो रिकमेंडेशन के थ्रू भी जॉब्स लगती है, आपको पता है। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, ये कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज है जो हमने 4-5 एग्जांपल लिए। इंटरनल सोर्स में फिर से रिपीट कर दूं, जब हम कंपनी के अंदर से ही किसी सुपरवाइजर को या किसी न किसी बंदे को प्रमोशन दे के और उसको एक एक्सटर्नल जॉब पे रख लेते हैं। ठीक है, चलिए चलो अगला टॉपिक देखो। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन। सिलेक्शन करते हैं। सो बेसिकली सिलेक्शन क्या होता है आपको बताइए। इट इज डन आफ्टर रिक्रूटमेंट। फर्स्ट स्टेप था आपका रिक्रूटमेंट। आपका रिक्रूटमेंट डन हो जाने के बाद इसका मतलब होता है एप्लीकेशन इनवाइट करना, इनवाइटिंग एप्लीकेशन इन लार्ज नंबर्स। सो एप्लीकेशन इनवाइट करने के बाद, क्योंकि अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सोर्स से, कुछ इंटरनल सोर्स से भी हो सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल सोर्स से भी रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल सोर्स में भी आपके पास बहुत सारे लोग आए हैं, आपकी जॉब, आपकी कंपनी के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पीपल आर अप्लाइंग फॉर द जॉब इन योर कंपनी, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो बेसिकली वो आएंगे, अपनी जॉब प्रोफाइल बताएंगे, अपना आपके जो भी टेस्ट प्रोसीजर है आपकी कंपनी में सिलेक्शन का, पहले वो उनको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, पहले एप्लीकेशन रिसीव होगा आपको, फिर उनको एक एप्लीकेशन ब्लैंक में वो पूरा, तो इसका मैं पूरा स्टेप बताता हूँ अभी आपको। तो उसके बाद फिर हम सिलेक्शन प्रोसेस पे आएंगे, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही हेक्टिक होता है। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। रिक्रूटमेंट बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें आपकी कंपनी में सुटेबल लोग, सैकड़ों लोग, जैसे मान लो कोई 5 पोस्ट आपकी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की खाली है,
इसके लिए 50, 60, 70, 100 लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कि एक जॉब के लिए मान लो कि 2 पोस्ट खाली होगा किसी श्यामलाल कॉलेज में, या फिर मान लीजिए राजधानी कॉलेज में, या किसी भी कॉलेज में, या सत्यवती कॉलेज में। अब 2 पोस्ट के लिए आते हैं 150-150 बंदे, 150, 200, 100, इतने लोग आते हैं, और सीटें 2 हैं, तो जाहिर सी बात है। और सभी लोग क्या है, सभी लोग एमकॉम प्लस नेट है, कम से कम वही लोग बीयू में पढ़ा सकते हैं एमकॉम प्लस नेट। और पीएचडी जिनका होता है उनको प्रेफरेंस मिलता है, जिनके पास पीएचडी की डिग्री है। तो इन 100 पीपल में से जाहिर सी बात है किसी 2 का ही जॉब होगा, 98 लोगों का जॉब नहीं होगा। So if people are apply, if 100 people are going for that job, means रिक्रूटमेंट में 100 people पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जॉब तो किसी 2 को ही मिलेगा, यानी जाहिर सी बात है सिलेक्शन किसी 2 इंडिविजुअल का ही होगा, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 100 लोग। सभी लोग इसी आशा में, इसी एक्सपेक्टेशन में, इसी होप में जा रहे हैं कि यस मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, आई विल बी सिलेक्टेड फॉर दैट जॉब। ओके, ठीक है, आ जाइए। तो सिलेक्शन इज क्या होता है, सिलेक्शन इज बेसिकली चूजिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन। एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए सिलेक्शन की। सिलेक्शन इज बेसिकली इट इज द प्रोसेस, it is the process of choosing most suitable person, most suitable person for the current position, or current job, for the current job या for the current position। ठीक है, और मैंने जैसा कहा ही द सिलेक्शन प्रोसेस इज मोस्ट क्रिटिकल इन रिक्रूटमेंट। ये जो प्रोसेस होता है द सिलेक्शन प्रोसेस is most critical the selection process is most critical step in entire recruitment process, entire staffing process। स्टाफिंग प्रोसेस का जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो क्या है आपका, टू सेलेक्ट अ सुटेबल कैंडिडेट्स। क्योंकि आपके पास 100 पीपल आए हैं, आपने सबका इंटरव्यू लेने से लेकर और सारा जो प्रोसेस होता है वो मैं प्रोसेस अभी आपको बताता हूं तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो जो अगला टॉपिक है यही है, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसीजर। वी कैन सी सिलेक्शन प्रोसीजर। So we will discuss about selection procedure। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहला स्टेप क्या है, रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन। आपकी कंपनी में लोगों ने क्या किया, रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया है, तो आप क्या कर रहे हो, रिसीविंग द एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन मिला 100, मान लीजिए कि मैंने जैसे एग्जांपल दिया 5 असिस्टेंट मैनेजर की जॉब आपके पास वैकेंट थी, और उसके लिए मान लीजिए आपके पास 150 एप्लीकेशंस आए हैं। तो रिसीविंग एप्लीकेशंस, आपने एप्लीकेशन रिसीव किया, एंड क्या किया, एंड इसमें से क्या करोगे, स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन, और आपने एप्लीकेशन को स्क्रीन किया क्योंकि आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा था एमबीए। तो अब आपने इसमें देखा कि कोई एमबीए से कम तो नहीं आ गया, कोई सिर्फ बीकॉम वाला पर्सन तो नहीं आ गया, कोई सिर्फ बीबीए वाला पर्सन तो नहीं आ गया, कोई सिर्फ एमकॉम वाला पर्सन तो नहीं आ गया। आपने सबको एलिमिनेट कर दिया, और इन 150 में से मान लीजिए आपने 30 एप्लीकेशन आपको ऐसे मिले जो कि आपकी एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे थे। मान लीजिए आपने फर्स्ट डिवीजन भी मांगा एमबीए में, एमबीए विद फर्स्ट डिवीजन,
तो कुछ लोगों के पास एमबीए तो था, बट दे हैव ऑब्टेन्ड सेकंड डिवीजन इन देयर एमबीए, तो इनको भी आपने एलिमिनेट कर दिया। तो 30 लोग ऐसे एलिमिनेट हो गए। तो कुल मिला के कितने एलिमिनेट हो गए? 50 पीपल एलिमिनेट हो चुके हैं। सो ओनली 100 पीपल्स आर देयर जिनको आप इंटरव्यू के लिए कॉल करोगे। तो अब ये आपने देख लिया कि आपने क्या किया, सिर्फ एप्लीकेशन को स्क्रीनिंग किया है। एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद उसको स्क्रीनिंग किया है कि भाई आपके जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनको कौन कौन फिलफिल कर रहे हैं। अगला सेंडिंग द एप्लीकेशन ब्लैंक। सेंडिंग एप्लीकेशन ब्लैंक, एप्लीकेशन ब्लैंक सेंड करना। व्हाट इज एप्लीकेशन ब्लैंक? भाई एक आपने ब्लैंक एप्लीकेशन दिया उन लोगों को और आपने उनको बोला अपनी सारी डिटेल्स इसमें सेंडिंग एप्लीकेशन ब्लैंक, सेंडिंग ब्लैंक एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। इसमें उनको अपनी पूरी डिटेल्स लिखनी होती है, जो भी उनकी, वैसे तो ये सब कुछ रिज्यूमे में भी होता है या फिर बायोडाटा में भी होता है, बट वो फिर भी क्यों लिखवाना चाहते हैं ब्लैंक पेपर पे या ब्लैंक एप्लीकेशन पे? ताकि उनके बारे में वो और जान सके कंपनियां, और उनके लिए थोड़ा आसान प्रोसेस हो जाए। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। फिर क्या करेंगे हम? उनका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेंगे। इट इज नॉट द फाइनल इंटरव्यू, इट इज प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। कुछ लोगों को तो हम प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में ही बाहर कर देंगे। जैसे प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में हम उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी एंड टेक्निकल नॉलेज तो खैर हम आगे भी चेक करेंगे, बट यहाँ भी हम देखते हैं कि अगर बिल्कुल ही टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो यहीं से हम कुछ लोगों को एलिमिनेट कर देंगे। तो मान लीजिए अभी 100 पीपल्स थे ना हमारे पास, 150 में से 50 तो हमने पहले ही छांट दिए थे। मान लीजिए 20 लोगों को आपने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया कि इनके पास ये कहीं ना कहीं इनमें से कुछ लैक कर रहा था, कुछ था कुछ नहीं था किसी के पास, तो 20 लोगों को आपने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। फोर्थ स्टेप पे आ जाइए। फोर्थ पॉइंट क्या है? उनका आप टेस्ट कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट जिसमें हम एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट। अब इसमें आप उनका रिटन टेस्ट लोगे और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स वगैरह आपको पता चलेगा यहाँ। सो बेसिकली इन एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट बेसिकली क्या करते हो आप? उनका कौन कौन सा टेस्ट इसमें कवर होता है? इट कवर्स एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जिस पोस्ट के लिए हम रख रहे हैं उसमें वो पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं। इंटेलिजेंट टेस्ट, एक्सेट्रा, इंटेलिजेंट टेस्ट एक्सेट्रा। एंड क्या करते हैं उसके बाद? चेकिंग रेफरेंसेस। आप ये रेफरेंस चेक करते हो कि कोई इस पोस्ट के लिए किसी रेफरेंस से तो नहीं आया है। तो मान लीजिए इस पहले एक मिनट चौथे स्टेप पे आते हैं वापस से। सो इन फोर्थ स्टेप मान लीजिए हमारे पास 80 पीपल्स बचे हुए थे 5 पोस्ट के लिए। तो कुछ लोग एप्टीट्यूड टेस्ट में या फिर इंटरेस्ट टेस्ट में या इंटेलिजेंट टेस्ट में फेल हो गए। मान लीजिए ऐसे 30 लोग हैं जो इनमें फेल हो चुके हैं, अभी 50 बचे। फिर इनके रेफरेंस चेक किए, इनके रेफरेंस से आए हुए हैं। फाइनली हम लोग फाइनल इंटरव्यू लेते हैं। फाइनल इंटरव्यू। सो इन दिस फाइनल इंटरव्यू हम लोग आउट ऑफ 50 वी विल सेलेक्ट एनी 5, वी विल सेलेक्ट एनी 5 एंड इन दिस फाइनल इंटरव्यू बेसिकली क्या क्या होता है? इसमें आप डायरेक्ट इंटरव्यू ले सकते हो, उनका स्ट्रेस इंटरव्यू। सो इन दिस फाइनल इंटरव्यू आप उनका डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हो।
फेस टू फेस इंटरव्यू, ठीक है, जिसमें आप उनको उनका स्ट्रेस लेवल भी कितनी बार आपसे वो पूछेंगे। अगर आप किसी मैनेजरियल पोस्ट के लिए जा रहे हो तो आपसे सिचुएशन पूछेंगे कि मान लो आपको अगर एक किसी ऐसी सिचुएशन, मान लीजिए कि आप एक कंपनी के मैनेजर है, कंपनी में आग लग गई, आप क्या करेंगे? आप वहां से भाग जाएंगे या जो भी आपने कुछ ना कुछ वहां पे रिप्लाई करना होगा। तो उससे वो आपका देखेंगे कि इस बंदे का स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है। कभी कोई पैनिक की सिचुएशन आएगा तो किस किस तरीके से ये पर्सन उस सिचुएशन को डील करेगा या करेगी, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रेस इंटरव्यू ले लिया उसका। फिर इन डेप्थ इंटरव्यू, इन डेप्थ इंटरव्यू में आप कितनी बार उनसे टेक्निकल नॉलेज, you ask the technical knowledge from that person, technical knowledge, right? एंड फिर उसका होता है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू में एक पैनल हो सकता है, 4-5 लोगों का एक बोर्ड हो सकता है, एक पैनल हो सकता है। और मान लीजिए यहाँ आप बैठे हो और इधर 4-5 लोगों का पैनल है, और ये पैनल मिलके और आपका इंटरव्यू आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है पैनल इंटरव्यू। कोई जरूरी नहीं कि हर कंपनी में पैनल इंटरव्यू हो ही, लेकिन जहां पे टेक्निकल नॉलेज की बहुत जरूरत होती है, एक्सपर्टाइज की बहुत जरूरत होती है, वहां पे पैनल इंटरव्यू भी लिया जाता है। एंड कितनी बार ग्रुप इंटरव्यू भी लिया जाता है। ग्रुप इंटरव्यू में ज्यादा फेमस क्या है? जीडी, ग्रुप डिस्कशन। उसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह और कुछ नॉलेज टेस्ट होती है, ठीक है। So these are some of the interview, and then finally the 7th step is final selection. फाइनल सिलेक्शन में कुछ बताने के लिए है नहीं। जो इन सभी टेस्ट से गुजर कर पास होगा उसको हम फाइनली सिलेक्शन दे देंगे, उसको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह देते हैं इसकी। We will give them confed them with appointment letters। इसमें हम अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह उसको देते हैं। और सैलरी पॉक्स वगैरह की बातें होती हैं कि भाई हम आपको इतनी सैलरी ऑफर करेंगे, जो भी कंडीशंस है, पॉक्स है, सब चीजें, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल सिलेक्शन। सो दीज आर द 7 प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपने उस पर्सन को, उन 5 लोगों को सेलेक्ट कर लिया अपने जॉब के लिए। अब उनकी आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको आप ट्रेन करोगे। तो ट्रेनिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं? बेसिकली ट्रेनिंग के मेथड्स को 2 टर्म्स में या 2 भागों में बांटा जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एज द नेम इटसेल्फ सेज द मीनिंग, नाम से ही आपको बहुत हद तक अर्थ मिल रहा होगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है? एक ऐसी ट्रेनिंग प्रोसीजर होती है जहां पे यू आर लर्निंग बाय डूइंग। इसमें आप जॉब भी कर रहे होते हो, सीख भी रहे होते हो, लर्निंग बाय डूइंग। एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है? आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन तैयार करके दिया जाता है। आपको फाइनल जॉब पे ले जाने से पहले एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जिसमें आपको एक आर्टिफिशियल लैब बना के दिया जाता है, बिल्कुल जैसे कि जैसे वर्क होता है ना, वैसे ही एक लैब बनाकर आपको एक वर्क एक्सपीरियंस दिया जाता है। एक लैब आपको बनाकर दिया जाता है जहां पे ये सिचुएशन इमेजिन किया जाता है कि आप अगर इस जॉब पे अपॉइंट होगे तो आप कैसे इस जॉब को डील करोगे। तो दीज आर द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीनिंग, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे और इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कराना चाह रहा हूं ऑन द जॉब ट्रेनिंग।
ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या है? सबसे पहला है जॉब रोटेशन। सबसे पहला है जॉब रोटेशन। सेकंड, मैं कुछ पॉइंट्स लिख दूं फिर मैं एक एक करके सबको समझाऊं। सेकंड इज कोचिंग, कोच करना। थर्ड पॉइंट इज, और द थर्ड टाइप इज जॉब इंस्ट्रक्शंस। जॉब इंस्ट्रक्शंस। Then the fourth type is committee assignments. Committee assignments, and these are some of the methods. ठीक है। सो जॉब रोटेशन में क्या होता है कि हम इस उनको एक जॉब से दूसरे जॉब में रोटेट करते हैं। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय आया हमारी कंपनी में, उनको हमने ट्रेनिंग के लिए, जॉब रोटेशन तो खैर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए होता है। मान लीजिए कि कंपनी में ऑलरेडी एक सिस्टम चल रहा था, अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसको एक जॉब से दूसरे जॉब पे रोटेट करना, ताकि वो एक काम से, एक स्किल से दूसरा स्किल सीख सके। तो ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये बेसिकली एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए होता है। जो एम्प्लॉय ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए ये जॉब रोटेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है कि आप मान लो दिल्ली के एक ब्रांच में किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे आप काम कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर जॉब को करते हो। अब आपको मुंबई जाना है, और मुंबई में जब जाओगे तो मुंबई में आपको कुछ नया काम सीखने को मिलेगा। जो मुंबई में अलग एक कंपनी का ब्रांच है, वहां पे आपको एक दूसरे तरह का काम सीखने को मिलेगा। तो अब आपको एक जॉब से दूसरे जॉब पे रोटेट किया गया है। कोई जरूरी नहीं कि मुंबई में, दिल्ली में ही आपको कोई एक जॉब से दूसरे जॉब पे रोटेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया जॉब रोटेशन। कोचिंग में क्या होता है? कोचिंग में एक आपके सामने आपका बॉस होता है जो आपके काम को मॉनिटर करना होता है, जो आपके काम को कोच करेगा। जहां भी आपसे गलती होगी, उस गलती को आपको जॉब करने के दौरान, यू आर लर्निंग व्हाइल डूइंग द जॉब। लर्निंग बाय डूइंग मैंने पहले ही बताया, यानी कि आप अपने जॉब को कर भी रहे हो और सीख भी रहे हो, लर्निंग बाय डूइंग। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो भी आपसे गलतियां होंगी, कुछ कमियां रह जाएंगी, तो आपका जो कोच होगा वो आपको कोच कर रहा है, आपके काम को बहुत ही बारीकी से वो इंस्पेक्ट कर रहा है। जॉब इंस्ट्रक्शंस में आपको और काफी मिल गया होगा, इंस्ट्रक्शंस देना, इस काम को ऐसे करो, ऐसे करो और ऐसे करो, राइट। एंड असाइनमेंट्स, एक पर्टिकुलर असाइनमेंट पे आपको लगा दिया, और इस असाइनमेंट पे आप जाके खुद ही ये काम सीख जाओगे। जब ये असाइनमेंट कंप्लीट होगा, यू विल लर्न दिस स्किल, यू विल लर्न दैट जॉब, राइट। तो ये कुछ मेथड्स थे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एंड लास्ट पॉइंट रह गया था, फिफ्थ पॉइंट, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर टर्म है। इंटर्नशिप में जब आप बीकॉम वगैरह भी करते हो तो भी आपके पास एक, कितनी बार कोई फॉर्म है उसके अंडर में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है। खासकर जब आप सीए का कोर्स कर रहे होते हो ना, तो जब आप आईटीसी फर्स्ट ग्रुप निकाल देते हो, तो उसके बाद 36 मंथ की ट्रेनिंग होती है। 36 मंथ या 3 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसको हम इंटर्नशिप कह सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जॉब में इंटर्नशिप होती है, जहां पे आप लर्निंग बाय डूइंग, आप काम के दौरान उस स्किल को सीखते हो, राइट। चलो, ये है आपका इंटर्नशिप। अब अगले मेथड पे आते हैं, ऑफ द जॉब मेथड। सेकंड टाइप है आपका ऑफ द जॉब मेथड्स। ऑफ द जॉब मेथड मींस यहाँ पे यू आर नॉट लर्निंग व्हाइल डूइंग। आपको एक्चुअली में जॉब पे नहीं भेजा जाएगा, बिकॉज देखो कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जो बहुत रिस्की जॉब्स होते हैं। ये बेसिकली जो रिस्की जॉब्स होते हैं, इसमें आप ऑफ द जॉब मेथड ही यूज करते हो। जैसे मान लो आपको लोको पायलट बनना है, ट्रेन का ड्राइवर या प्लेन का ड्राइवर, तो अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना आपको कि भाई आपको जो है बोलेंगे भाई चलो इस प्लेन पे बैठो और प्लेन उड़ा के दिखाओ हमें कि तुम कैसे उड़ा रहे हो। नो, प्लेन पे भी असिस्टेंट होता है, जो एक तो मेन पायलट होता है और दूसरा उसके बगल में बैठता है।
और ट्रेन में भी ऐसे ही होता है। लेकिन पहले एक उसके लिए लैब, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन तैयार किया जाता है। पहले जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके लिए अलग से लैब बनाए जाते हैं। उस लैब में, उस इंस्ट्रूमेंट में, उस उस पर्टिकुलर जगह पे आपके लिए एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन तैयार किया जाता है जहां पे आप उसकी बारीकियों को समझते हो, उसकी टेक्निकलिटीज को समझते हो, उसकी मैकेनाइजेशन को, मशीन को समझते हो, उसके टूल्स एंड टेक्निक्स को समझते हो। तब जाके आपको ड्राइवर के साथ असिस्टेंट ड्राइवर या असिस्टेंट लोको पायलट या फिर असिस्टेंट पायलट के रूप में आपको अपॉइंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट जो बोलेंगे जाके भैया ट्रेन चलाओ और पता चले आपने एक्सीडेंट कर दिया और हजारों लोग मर गए, ठीक है, हजारों लोगों की कैजुअलिटी हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। ऑफ द जॉब मेथड इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें कुछ मेथड्स आपको बता दूं मैं। Some of the popular methods are, the very first point is role play। कितनी बार आपको रोल प्ले के जरिए उस काम को सिखाएंगे या फिर आपको बोलेंगे करने को, आपको एक रोल दे देंगे, उस रोल को आप करते हुए आप हाइपोथेटिकली सीखोगे एंड देन फाइनली आपको जॉब पे भेजा जाए। लेक्चर्स के थ्रू आपके लिए डिफरेंट लेक्चर्स एंड सेमिनार्स होंगे, ठीक है, लेक्चर, सेमिनार, या कितनी बार वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। वर्कशॉप में क्या होता है, हैंड ऑन प्रैक्टिस, आपको करके सिखाया जाता है कि इस मशीन को कैसे चलाएंगे एक लेबोरेटरी में। मैनेजमेंट एजुकेशन, कितनी बार एक्सपर्ट्स को बुलाकर आपको मैनेजमेंट के स्किल्स को सिखाया जाता है। मैनेजमेंट एजुकेशन, इसमें देखो कोई स्किल आपको ज्यादा तो नहीं सिखा सकता, थोड़ी बहुत आपको टेक्निकल ब्रीफिंग दे देगा और एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देगा कि भाई आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, और कोड एंड कंडक्ट, एथिक्स, वैल्यूज, ये सब चीजें आप यहाँ पे सीखते हो मैनेजमेंट एजुकेशन में। फोर्थ पॉइंट हो गया आपका कॉन्फ्रेंस, इसके लिए अलग से कॉन्फ्रेंस होता है, मैंने ऊपर दे भी दिया, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, राइट। दीज आर सम ऑफ द मेथड्स। फाइनली हम आते हैं अगले अपने टॉपिक पे, डेवलपमेंट। अब जो एम्प्लॉइज आपके कंपनी में क्या हुआ, सबसे पहले हमने रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशंस बहुत सारे इनवाइट किए। हमारी कंपनी में 5 पोस्ट वैकेंट थे, इसके लिए 150 लोगों ने अप्लाई किया था। फाइनली सिर्फ हमने 5 पीपल को, क्योंकि हमारे पास 5 वैकेंसी थी, आपने क्या किया, इन 5 लोगों को, इन 5 लोगों को सिलेक्शन कर लिया। फिर सिलेक्शन के बाद आपने अभी देखा, सिलेक्शन के बाद, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन के बाद उनका हमने ट्रेनिंग हमने देखा कि 2 तरह की हो सकती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। अब इस ट्रेनिंग के बाद ये जॉब करने लग जाएंगे, फाइनली इनको फिर जॉब अपॉइंट हो जाएगा एंड जॉब अपॉइंटमेंट के बाद इनको लाइफ में ग्रो करने के लिए इनको डेवलपमेंट की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आपने 5 इयर्स किसी कंपनी में एक पर्टिकुलर रोल निभाया, अब उस कंपनी में 5 इयर्स सुपरवाइजर थे, तो अब आपको असिस्टेंट मैनेजर बना सकते हैं। अगर आपने 5 इयर्स किसी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम किया, असिस्टेंट मैनेजर के रूप में, तो आपको वो मैनेजर बना सकते हैं। अब आप असिस्टेंट नहीं रहे, अब आप सीनियर मैनेजर या फिर मैनेजर बन गए, राइट। सो ये बेसिकली आपका डेवलपमेंट होता है एंड इस डेवलपमेंट प्रोसेस में ही आपको फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको फर्दर ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है क्योंकि आप एक नए रोल में आना चाह रहे हो या आपको एक नए रोल कंपनी देना चाह रही है आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। इसीलिए एक टर्म आता है यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपके परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाता है और उसके अनुसार से आपका प्रमोशन होता है या फिर डिमोशन होता है या कुछ नहीं होता है, स्टेगनेंट रहता है। तो आपके परफॉर्मेंस को एसेस करना, अप्रेज करना, आपकी सैलरी हाइक करना यानी सैलरी बढ़ा देना, या आपकी पोस्ट को इंक्रीज कर देना, या आपका कितनी बार प्रमोशन की जगह आपने काम अच्छा नहीं किया तो आपका डिमोशन भी हो सकता है, या कितनी बार ना आपको प्रमोशन मिलेगी ना आपको डिमोशन, आपको सेम पोस्ट पे ही जॉब करने को मिल सकता है कई टाइम तक, ठीक है। ये कुछ आपके डेवलपमेंट के टेक्निक्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल
होता है, बाकी इसको मैं डिटेल में नहीं लेके जाना चाह रहा, वो मुझे ज्यादा रेलेवेंट नहीं लग रहा। चलिए अब 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर आज का सेशन तो बहुत छोटा सा था, तो उसके बाद फिर डाउट्स अगर हो तो आप कल पूछ लीजिएगा। डाउट कल तो क्लास नहीं, मंडे को डाउट पूछ लीजिएगा, या तो मैं लास्ट के 5 मिनट आपको दूंगा। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1। अब आप लोग माइक स्टार्ट करके अपने ऑप्शन बताइएगा। स्टाफिंग इंक्लूड्स, स्टाफिंग इंक्लूड्स, ये 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए बी सी डी। फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रेनिंग, second option is appraisal, third option is placement, and fourth option is directing। आप एक बार सोच लीजिए ट्रेनिंग और फिर मुझे बताइएगा। सर फर्स्ट। ओके, या फिर एक ऑप्शन और है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऑल ऑफ द एबव। आप बताइए। ई, हाँ जी। ई ओके, बाकी लोग बताइए। कनिष्का ने बोला ई, स्वाति ने सर ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है आपके अनुसार ऑप्शन ए। चलिए, सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, बिकॉज मैंने बताया ना आपको स्टाफिंग पूरा एक चैप्टर है। स्टाफिंग में आपको क्या, सबसे पहले आप क्या करते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग इज रिक्रूटमेंट, एप्लीकेशन इनवाइट करना, लोगों को बोलना भाई हमारी कंपनी में ये पोस्ट खाली, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। फिर आप इसके बाद सिलेक्शन करते हो, फिर उनकी ट्रेनिंग करते हो, फिर उनका डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ट्रेनिंग भी आ गया, अप्रेजल भी आ गया, उनकी प्लेसमेंट ऑफ जॉब, भाई जॉब पे लगा देना फाइनली, ट्रेनिंग के बाद ये प्लेसमेंट हो गया, और उनको टाइम टू टाइम गाइड करना, डायरेक्शन देना। तो ये सब तो आता है इसमें, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है जिन्होंने बोला, जिन्होंने ए बोला उनका आंसर थोड़ा सा गलत रहेगा, आपको सभी ऑप्शन क्लोज करना था, बिकॉज चारों ही ऑप्शन स्टाफिंग में आते हैं। स्टाफिंग इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, स्टाफिंग इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अच्छा, आप ध्यान से देखना, एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ attracting, the function of attracting, acquiring, retaining and developing human resources is called we have 4 options, option A, B, C and D। option A recruitment, option B induction, option C training and development, and option D staffing। बता दीजिए इसका आंसर। स्टाफिंग ओके, ऑप्शन ए, रिक्रूटमेंट। option A okay, some people are saying option A, some are D, okay fine, right answer is staffing। because आपने जो आप, मुझे लग रहा था कि आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ठीक है एप्लीकेशन इनवाइट करना है, अट्रैक्ट करना, ये स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट में आता है, बट हम उनको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, उनको अक्वायर मींस क्या है, जॉब की प्लेसमेंट भी दे रहे हैं, यानी सिलेक्शन भी कर रहे हैं। अक्वायरिंग का मतलब सिलेक्शन हो सकता है। उनको रिटेन करना, जॉब में रिटेन कर रहे हैं, यानी जॉब से उनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, जॉब पे ही है, एंड उनको डेवलपमेंट भी दे रहे हैं। तो ये सब कुछ किसमें आता है, स्टाफिंग में। पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड इस क्वेश्चन में सिर्फ थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर है, स्टाफिंग इंक्लूड्स, ये भी स्टाफिंग के ऊपर ही है।
Staffing includes, ये 4 options. Staffing includes option A, B, C and D. ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है ट्रेनिंग, ऑप्शन बी क्या है? अप्रेजल, ऑप्शन सी क्या है? प्लेसमेंट, एंड ऑप्शन डी क्या है? डायरेक्टिंग. ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें आपको आंसर नहीं देना है, आपको आंसर यहां देना है. ए एंड सी, क्या ये आंसर है आपका? दूसरा ए, बी एंड सी, तीसरा बी एंड सी, एंड चौथा ऑल ऑफ द एबव. स्टाफिंग में क्या क्या आता है आपको बताना है कि सिर्फ ए एंड सी आएगा, यानी सिर्फ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट आएगा, या फिर ए बी सी ये तीनों आ जाएंगे, या फिर ये चारों आएंगे? बताइए सर फोर्थ. यस, ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर, इन्होंने बार बार यही क्वेश्चन रिपीट किया है. चलो लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, फोर्थ एमसीक्यू, तो थोड़ा सा आपको अलग लग सकता है. फोर्थ क्वेश्चन, which of the following steps are essential in staffing process? Which step is essential in staffing process? Which step is essential in staffing process? Staffing process में कौन सा स्टेप बहुत essential आपको लगता है? You have 4 options. I mean, you have multiple options. एक बार ध्यान से देखना. First one is hiring the right kind of people. Hiring the right people. Option 2 है firing non-performing people. Firing मतलब जॉब से बाहर निकालना. Firing the non-performing people. जो people परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको जॉब से बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं फायरिंग, जॉब से फायर कर देना. थर्ड पॉइंट है डेवलपिंग स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी उनका डेवलपमेंट करना, डेवलपिंग स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉइज. ऑप्शन 4 है आपके सामने कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग. ऑप्शन 5 है आपके सामने गिविंग योर एम्प्लॉइज फेवरेबल कंडीशन. गिविंग योर एम्प्लॉइज फेवरेबल कंडीशन फॉर वर्क, यानी कि जहां वो वर्क कर रहे हैं वहां उनको फेवरेबल कंडीशन देना, वहां उनको साफ सफाई हाइजेनिक कंडीशन देना. हाइजेनिक कंडीशन मतलब साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था. अब ये 5 ऑप्शन नहीं है, ध्यान से सुनना. अब इसके कोड्स हैं, ये बता दीजिए कि जो पहला क्वेश्चन है, पहला कि इसमें सिर्फ 1, 3 एंड 5 आएगा, या दूसरा ऑप्शन आपके सामने 1, 2 एंड 3 आएगा, या तीसरा ऑप्शन आपके सामने 3, 4, 5, या चौथा है आपके सामने 2, 3, 4. आपको इस कोड को बड़ी बारीकी से चुनना है. सर 1, 3, 5. ओके, बहुत जल्दी बताया आपने सृष्टि जी. 1, 3, 5. ओके, एक सेकंड चलेगा. हाँ, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सारे ऑप्शंस. और कोई आपने, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने विद इन फ्यू सेकेंड्स आपने आंसर दे दिया, और राइट आंसर है बिल्कुल. 1, 3, 5 इज द राइट आंसर. यानी कि आप हायरिंग ऑफ द राइट पीपल को आप हायर कर रहे हो, उनके अंदर स्किल्स डेवलप कर रहे हो, और उनको फेवरेबल कंडीशन दे रहे हो. ये सभी किसमें आता है? ये सभी आते हैं आपके स्टाफिंग प्रोसेस में. अब कोई पूछेगा कि फायरिंग नॉन परफॉर्मिंग पीपल ये स्टाफिंग में नहीं आता है. नहीं, ये स्टाफिंग में नहीं आता है. ये तो देखो, ये क्रिटिकल की सिचुएशन है कि कोई एम्प्लॉय आपके बिल्कुल ही
यू नो इनडिसिप्लिन्ड है तो उनको जॉब से बाहर निकालना पड़े। और कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह तो खैर वो बेसिकली उसमें होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, जहाँ पे लेबर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में झगड़ा होता है तो बार्गेनिंग होती है और दोनों की बात मानी जाती है। तो वो भी, ये भी पॉइंट यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। तो बहुत ही कम से लेके और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हमने स्टाफिंग खत्म कर लिया है। थैंक यू सर। हाँ जी मैम, चलिए अब ये जो है ये टॉपिक हमने खत्म कर लिया है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट, अब तो टाइम भी ओवर हो गया है आप लोग, क्योंकि अगला बैच स्टार्ट हो जाएगा 8 बजे से स्वाति का। तो बाकी आप लोग अपने डाउट जो है कल पूछ लीजिएगा कुछ हो तो, क्योंकि क्लास में इतने ही रखूंगा। और बाकी 1 मिनट रुके रहिएगा, भी जाना मत आप लोग, 1 सेकंड आपसे कुछ बात कर लेनी है। हाँ मुझे ये कहना है, हाँ नेक्स्ट